वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले आप लोगों को क्लास 6 और क्लास 7 का ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन करवा दिया गया है और इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो क्लास 8 से लिया गया है। अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इसका एक पार्ट यानी क्लास 8 के ज्योग्राफी का एक पार्ट दोस्तों आप लोगों के लिए पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कवर किया है। चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए अगले वीडियो में इसको करवा देंगे। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 को इंक्लूड किया है। अगर बात करें सोर्स ऑफ क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो SCERT के बुक से लिया गया है, जो बिहार का SCERT का बुक है इससे लिया गया है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा रहेगी, 100 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसका जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसका जो बुक है, जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तब तो इसको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर बुक नहीं है तब इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तुओं को पहुंचाना या लाना क्या कहलाता है? परिवहन। आपका जो 3rd नंबर चैप्टर है दोस्तों वो परिवहन का ही है, परिवहन से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चौथा जो चैप्टर है, 5वां जो चैप्टर है दोस्तों वो जनसंख्या से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवहन सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग से होता है। परिवहन किन किन मार्ग से होता है दोस्तों? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग। स्थलीय परिवहन में ऑटो रिक्शा, टमटम, कार, जीप और बस आदि आते हैं। अगर बात करें जल परिवहन की, तो जल परिवहन में क्या सब देखने को मिलते हैं? तो नाव, स्टीमर और पानी के जहाज हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की, तो ये जो दोस्तों राजमार्ग है वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। अगर बात करें कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है कितने लेन वाली सड़क है, तो 6 लेन वाली सड़क है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। उत्तर यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों भारत का उत्तरी राज्य, और यहाँ श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक जाती है ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो असम के सिलचर से पोरबंदर, जो कि गुजरात में है और भारत का पश्चिमी एरिया है, तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। तो ये आप याद रखिएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर के बीच जाती है ये सड़कें। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की देखभाल के बारे में पूछे कि इसका देखरेख किसकी जिम्मेदारी होती है, तो NHAI इसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि 1974 में भारत में एक्सप्रेस वे नामक सड़क बनाई गई। देखिए एक होता है दोस्तों NH और एक होता है एक्सप्रेस वे, दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सप्रेस वे 6 लेन वाली सड़क होती है। ये जो 6 लेन है दोस्तों वो मिनिमम है कि एक्सप्रेस होने के लिए कम से कम 6 लेन होना चाहिए। अगर अभी पूछे कि वर्तमान में भारत में मैक्सिमम कितने लेन वाली एक्सप्रेस वे है, तो 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। एक्सप्रेस वे के बीच 7 मीटर चौड़ा विभाजक यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडर होता है। कितना मीटर है दोस्तों? तो 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस वे पर दोनों ओर तार का घेरा होता है। तार का घेरा आप लोग NH के बगल में भी देखे हुए दोस्तों दोनों साइड, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो अचानक से सड़क पर नहीं चले आए जिससे दुर्घटना हो सकती है, तो इन सब से बचने के लिए तार का घेरा लगाया जाता है। एक्सप्रेस वे पर 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और ट्रैक्टर का परिचालन प्रतिबंधित है। यानी कि एक्सप्रेस वे पर आपको जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है और ट्रैक्टर, ये चीज़ आपको चलते हुए नज़र नहीं आएंगे। एक्सप्रेस वे पर दोनों ओर वृक्ष लगे होते हैं। NH पर भी आप देखिएगा कि दोनों साइड तो सड़कें होती है और बीच में वृक्ष लगे होते हैं। पूरे भारत में लगभग 4147.27 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है, और ये जो डाटा है दोस्तों मार्च 2023 तक का है, लेकिन आपके SCERT के बुक में 2018 का ही डाटा दिया गया है जो इससे कम है। तो करेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है।
देश का पहला एक्सप्रेसवे अगर आपसे पूछे तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे था जो 98 किलोमीटर टोटल इसकी दूरी थी। देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे पूछे दोस्तों तो कोना एक्सप्रेसवे जो कि मात्र 8 किलोमीटर लंबी है और ये कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है और इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों 1000 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे को हिंदी में क्या बोलते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग, और शॉर्ट में इसी को दोस्तों अपने लोग एनएच के नाम से बुलाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला राजमार्ग होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जो होता है दोस्तों वो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। और इसका देखरेख कौन करता है तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH-44 की कुल लंबाई कितनी है तो 3745 किलोमीटर है। और सबसे छोटका राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपसे पूछे तो NH-47A है दोस्तों। सबसे बड़ा तो 44 है, सबसे छोटा NH-47A जिसकी लंबाई महज 5.9 किलोमीटर है। NH-27 दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-7 की लंबाई 2369 किलोमीटर है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। और पहले दोस्तों NH-7 ही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजमार्ग जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। राजमार्ग की देखभाल कौन करता है तो राज्य लोक निर्माण विभाग करती हैं। जिला मार्ग जिले से उनके प्रखंडों को जोड़ती है। जो जिला मार्ग होता है दोस्तों, जो जिले में सड़कें होती है वो जिले से उनके प्रखंड को जोड़ने का काम करती है और इसका जो देखभाल होता है वो जिला परिषद का होता है। ठीक है, देखिए एक्सप्रेस वे का देखरेख कौन करता है तो NHAI दोस्तों करता है। इसके बाद जो NH होता है इसका भी देखरेख कौन करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो जिला मार्ग होता है इसकी देखरेख कौन करता है तो जिला परिषद करता है। ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आती है। जो गांव में जो सड़कें होती है दोस्तों तो आप लोगों को बोर्ड दिख जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। तो जो ग्रामीण सड़क होती है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है। सीमा सड़क को सीमांत सड़क बोलते हैं, यानी कि जो भी बॉर्डर वाला जो रोड होता है दोस्तों, बॉर्डर के पास का रोड जिसे हम सीमा सड़क या सीमांत सड़क कहते हैं। और ये रोड बनाने का काम कौन करता है तो सीमा सड़क का काम सीमा सड़क संगठन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं BRO, और इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब होती है तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। गंगटोक से नाथुला दर्रा, देखिए गंगटोक कहाँ है दोस्तों तो असम सड़क का निर्माण का काम सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO करता है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है स्वस्तिक। आपसे पूछेगा कि जो स्वस्तिक प्रोजेक्ट है तो कौन स्वस्तिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है दोस्तों तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदी में सीमा सड़क संगठन। तो ये जो स्वस्तिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक सड़क का निर्माण करवा रहा है तो गंगटोक और नाथुला दर्रा के बीच। रेल परिवहन यात्रियों व माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा नियोक्ता भारत में कौन है दोस्तों तो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे है। सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करवाता है कौन तो भारतीय रेलवे। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय पूछे तो हाजीपुर में है और यह हाजीपुर दोस्तों बिहार में ही है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली रेलगाड़ी प्लेस ऑन व्हील्स, हिमालयन क्वीन आदि है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। और पूछे कि किसके कार्यकाल में चली थी दोस्तों तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये ट्रेन चली थी। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। नेक्स्ट है पाइपलाइन के बारे में कि पाइपलाइन परिवहन से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं
बिहार के बरौनी में, बरौनी कहाँ है दोस्तों, तो ये बिहार में है, मथुरा ये उत्तर प्रदेश में, और पानीपत हरियाणा में है। तो इन तीनों जगह पर तेल शोधक कारखाना है और वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। अगर अब आते हैं दोस्तों जलमार्ग के बारे में, तो देश के अंदर जो जलमार्ग है दोस्तों वो लगभग 15,000 किलोमीटर है, जो नौ संचालन के जरिए संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जिसको हम NW1 बोलते हैं, नेशनल वाटरवे 1 इंग्लिश में, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक है, जो गंगा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी तक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक अवस्थित है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल है। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ है, तो पटना में है, पूर्वी पटना में। किस नदी पर, तो गंगा नदी पर। भारत में कितने बड़े बंदरगाह है, आपके बुक में दोस्तों 12 दिया है, लेकिन वर्तमान में 13 सबसे बड़े और प्रमुख बंदरगाह हो गए हैं। अब नीचे आपको 4-5 पॉइंट मिलेंगे बंदरगाह से रिलेटेड। अगर पूछे कि खुला हुआ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है दोस्तों, तो मुंबई। प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो मुंबई। मर्मगाओ बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है दोस्तों वो गोवा में है। कांडला को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ में है। और कच्छ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो आप सीटेट में भी पढ़े होंगे, कि 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर जोरदार भूकंप आया था। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो चेन्नई में है। चेन्नई जो बंदरगाह है दोस्तों वो कृत्रिम बंदरगाह है। कोलकाता के खिदीरपुर स्थित डॉक में मलेशिया से भारी मात्रा में लौह इस्पात का आयात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेलीकॉप्टर और जेट वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। 1953 में भारत सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1953 में हुआ था। पवन हंस क्या है, तो पवन हंस दोस्तों एक हेलीकॉप्टर का नाम है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट, जो परिवहन से रिलेटेड था। तो ये आपके यहाँ ये दोस्तों चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जनसंख्या से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। मानव स्वयं में एक संसाधन है, और मानव को संसाधन क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि मानव ने अपने मस्तिष्क यानी कि बुद्धि, प्रौद्योगिकी, श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी बना दिया है। अगर आपसे पूछे कि संसाधन किसको बोलते हैं, तो संसाधन जो होता है दोस्तों मानव के उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं जो मानव उपयोग करती है, वे सभी क्या है, संसाधन ही है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई है, तो 1872 ईस्वी में। भारत में व्यवस्थित जनगणना सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुई दोस्तों, तो 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। जनगणना कितने वर्षों पर होती है, तो 10 वर्ष पर जनगणना होती है। देश के कुछ जनजातियों की जनगणना रात में होती है, और रात में क्यों होती है, क्योंकि दिन में दोस्तों इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, और रात में दोस्तों क्या होते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और इसकी जनगणना की जाती है। अब कई जनजाति ऐसे हैं जिसकी जनगणना जो होती है दोस्तों, तो वो जो जनगणना होती है उसके लिए कमल और नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं। अंडमान निकोबार के जो जनजाति है दोस्तों, उसकी जनगणना के लिए कमल और नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं, जिसको देखकर वो आकर्षित होते हैं, और जब उसको लेने के लिए आते हैं तो उसे काउंट कर लिया जाता है, जिसे हम जनगणना कहते हैं, और उसकी जनगणना कर ली जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं, तो 382 लोग, यानी कि भारत का जो जनघनत्व है दोस्तों, जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान प्रथम स्थान पर आता है, बिहार। अगर पूछे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो पश्चिम बंगाल, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1029 व्यक्ति आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर कितना लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर में, मात्र 17 व्यक्ति।
बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन दोस्तों। इसे आप ध्यान रखिएगा कि शिवहर जो जिला है वो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो शिवहर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैमूर। प्रति 1000 व्यक्ति में जितने व्यक्ति का जन्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जन्म दर बोलते हैं। यानी कि 1000 व्यक्ति में जितने व्यक्ति का बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जन्म दर बोलते हैं। भारत में वर्तमान में भारत में जन्म दर पूछे तो 21.8 है दोस्तों जन्म दर। लेकिन ये डाटा में दोस्तों आपको डिफरेंट भी नज़र आएगा, क्योंकि अलग अलग संस्था के द्वारा ये डाटा तैयार किया जाता है। लेकिन आपके बुक में जो बातें दी गई है वो 21.8 है। प्रति 1000 व्यक्ति में जितने बच्चे की मृत्यु होती है या जितने आदमी की मृत्यु होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। वर्तमान में भारत में मृत्यु दर दोस्तों 47.57 है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर होने से जनसंख्या में वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितना महिलाएं हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिंगानुपात बोलेंगे दोस्तों। उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो केरल है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाएं हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। बिहार में अगर पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज है, यहाँ 1000 पुरुषों पर 956 महिलाएं हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो भागलपुर और मुंगेर है। अब देखिए साक्षरता के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो, नौजवान हो या बच्चा हो, 7 वर्ष से ऊपर कोई भी हो, अगर वो पढ़ लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज में तो उसे हम साक्षर कहेंगे। भारत की जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर है वो 74.04% है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे दोस्तों तो केरल है। सर्वाधिक लड़कियों में साक्षर राज्य तो वो भी केरल है। और लड़कियों में सबसे कम साक्षर राज्य दोस्तों ये राजस्थान है। अगर पूछे कि भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन है तो बिहार हो जाएगा। बिहार में जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। बिहार में साक्षरता दर कितनी है तो 61.80% है। सर्वाधिक साक्षर जिला दोस्तों रोहतास है और न्यूनतम साक्षर जिला पूछे तो ये पूर्णिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है सो चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब आपका 2 चैप्टर बच रहा है दोस्तों। लास्ट चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर, जिसमें आप एशिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 3 रह गया है तो इसमें आप उद्योग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपको इन दोनों चैप्टर से बने हैं। तो अगला वीडियो होगा दोस्तों जिसमें इसको हम कवर करवा देंगे। इसके बाद आप लोगों का जो ज्योग्राफी होगा दोस्तों वो नहीं होगा, क्योंकि 6, 7 और 8 ये तीनों क्लास का जो SCERT का ज्योग्राफी है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। अगर बात करें इसकी PDF की तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और ये जो E-बुक है दोस्तों, अगर बुक है आपके पास तब तो कोई दिक्कत नहीं है डाउनलोड करने की। अगर नहीं है तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसे ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।